टाइप्स ऑफ गुड्स अगर देखा जाए, देखो गुड्स क्या होते हैं, पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं। गुड्स एक कंप्लीट बंडल ऑफ यूटिलिटी होते हैं, ठीक है। इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उनको आप गुड्स कह सकते हो। गुड्स को दो तरीके से आप देख सकते हो। देखो कई सारे किताबों में और कई सारे अच्छी किताबों में भी गुड्स 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 ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सर्विसेज किधर गई। तो वहां पर एक क्लियरिटी मैं आपको देना चाहता हूं कि गुड्स को मटेरियल भी माना गया है और इमटेरियल भी आप कह सकते हो, मटेरियल और इमटेरियल। तो जो इमटेरियल गुड्स होते हैं उनको आप कह सकते हो दे आर सर्विसेज। तो कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कमोडिटीज कह लो या टाइप्स ऑफ गुड्स कह लो, उसको बेसिकली आप दो तरीके से देख सकते हो। एक को आप कहते हो क्या, एक को आप कहते हो फाइनल गुड्स, और दूसरे को आप कहते हो इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जिनका अब इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर, तो उनको आप कहते हो फाइनल। दूसरा क्या था आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कीप इट वेरी मच सिंपल, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो जिनमें अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, जिनका इस्तेमाल अभी दूसरे चीजों को बनाने में किया जाना है, उनको आप इंटरमीडिएट कहते हो। मतलब दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर येट देयर इज अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि वहां पर अभी भी स्कोप बचा हुआ है वैल्यू एडिशन का, तो उनको आप इंटरमीडिएट कह सकते हो, कीप इट सिंपल। अब अगर बात करें हम फाइनल की, फाइनल को आप यूं कह सकते हो कि फाइनल दो तरीके से हो सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। पहले बात करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स की। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हो कंजम्पशन पर्पस से, योर पर्पस इज कंजम्पशन पर्पस टू सेटिस्फाई योर वांट्स डायरेक्टली, कंजम्पशन पर्पस से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी तीन कैटेगरी हो सकती है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल सामान वो होते हैं जिनका इस्तेमाल आप 3 साल या उससे ज़्यादा करते हो, जैसे आपका एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, लाइक दैट। हम रोज़ या हर साल इसको नहीं खरीदते हैं, 3 साल या उससे ज़्यादा से इसको इस्तेमाल करते हैं। सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपके कपड़े हो गए, जूते, चप्पल, जिनको आप थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली खरीदते हो, तो इनको आप कहते हो सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। 1 से 3 साल में आप इनको खरीदते रहते हो। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, जिनको आप रोज खरीदते हो या हर साल खरीदते हो, मतलब अप टू 1 ईयर, जिनकी लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर तक की आपकी कह सकते हो, वो नॉन ड्यूरेबल में आ जाते हैं। जितनी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी नॉन ड्यूरेबल में आती हैं, क्योंकि सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, इस नाते उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। उसका प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन एक साथ होता है, प्रोडक्शन भी एक साथ होगा और वहीं पर उसका कंजम्पशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम प्रोड्यूसिंग माई टीचिंग सर्विसेज, और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो यू आर कंज्यूमिंग साइमल्टेनियसली, यानी सर्विसेज का जहां प्रोडक्शन होता है वहीं पर कंजम्पशन होता है। इस नाते ये नॉन ड्यूरेबल नेचर की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज रख लिया बाद में कंज्यूम करेंगे। अब आपको सर वीडियो तो लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, बेटा रिकॉर्डेड है तो भी तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा ना वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। यानी आपको जैसे बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना तो बैंक आपको जाना पड़ेगा, एटीएम से पैसे निकाले तो एटीएम से आपको पैसे निकालने के लिए जाना पड़ेगा, आपको अगर मोबाइल से पैसे ट्रांसफर भी करने हैं तो आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। द पॉइंट इज दिस, यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक ही साथ होता है, तो साइमल्टेनियस होता है। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल फाइनल कंज्यूमर करता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फाइनल गुड्स में दूसरी कैटेगरी होती है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। अब देखो दोनों में अगर अंतर देखना हो तो आप यूं देख सकते हो, जैसे एक कार है और कार आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, फाइनल तो है लेकिन फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो, क्योंकि अपने पर्सनल पर्पज से आप उसको इस्तेमाल करोगे। लेकिन सेम कार अगर एक टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है जिससे वो ओला उबर में लगाकर उससे पैसे कमाएगा, तो सिंपल सी बात है उसी टैक्सी ड्राइवर के लिए सेम कार क्या हो जाएगी, फाइनल तो है लेकिन प्रोड्यूसर है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को ही आप दूसरे शब्दों में कहते हो कैपिटल गुड्स या कैपिटल असेट्स, जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, जैसे मशीनरी हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई,
ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको आप फाइनल, जैसे ट्रैक्टर हो गया हमारे एग्जाम्पल में, शुगर केन हम जो पैदा कर रहे थे, तो इनका इस्तेमाल आप लंबे समय तक करते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, पहला कि लंबे समय तक इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा कि इनकी वैल्यू हाई होती है, हाई वैल्यू की चीजें होती हैं। बाकी को आप यूं नहीं देख सकते। आप जैसे मान लो कि आपके पास गाड़ी है जिसका आप इस्तेमाल करो अपने बिजनेस पर्पज से, ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल बिजनेस पर्पज से कर रहे हो। अब उसमें क्या है ना कि गाड़ी में नट बोल्ट्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस में कुछ खराब हो, कोई पार्ट हो गया, छोटी मोटी वैल्यू की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कैपिटल गुड्स की कैटेगरी नहीं फॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑल्दो दे आर बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम बट दे डू नॉट हैव हाई वैल्यू। सो दैट्स वाई ऑन दिस लॉजिक हम उनको कैपिटल एसेट्स में नहीं काउंट करते हैं। कैपिटल एसेट्स में वही चीज़ें काउंट होती है जो बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल हो रही हैं, प्लस क्या है कि जिनकी वैल्यू भी हाई है। देखो डियर, हर चीज़ का ना एक बेसिस होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो किसी ना किसी चीज़ को बेस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो गुड्स का क्लासिफिकेशन आपको बताया है, इसका भी एक बेस है। आपके एग्जाम होते थे ना, तो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का हर मोहल्ले में होते हैं जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, और फिर उनसे आपका कंपैरिजन होता है। तो एक बेसिस लिया गया ना शर्मा जी के लड़के को मार्क्स को कंपेयर करने के लिए। अगर मुझे कंपेयर करना है कौन इस क्लास में लंबा है, कौन नहीं है, किसकी हाइट क्या है, तो मैंने बेसिस लिया ना क्लासिफिकेशन का, हाइट। जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हो तो कोई ना कोई बेस लेते हो, बिना बेस के क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो फॉर डूइंग सो इन आवर केस वी हैव टेकन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल यूज या एंड यूज। एंड यूज मीन्स व्हाट, कि जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, और उसके इस्तेमाल पर हम उसको क्या बोलते हैं कि ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है या फाइनल कंज्यूमर गुड्स है या फिर ये इंटरमीडिएट गुड्स है। जो फाइनल नहीं है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। इसके बेसिस पर आप कहते हैं उसके फाइनल यूज पर। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर ले, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है कि उसमें वैल्यू एडिशन होना भी बाकी है। यानी वो क्या हो सकता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ जो आप कंपोनेंट के तौर पर खरीद रहे हो। कंपोनेंट मतलब किसी भी, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में बैटरी जो है वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ है, अभी वो फाइनल नहीं है, उसका इस्तेमाल कंपोनेंट के तौर पर हो रहा है। तीसरा क्या होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यू आर अ रिटेलर और होलसेलर, तो भी वो क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसमें अभी मार्जिन ऐड करोगे आप। तो जहां भी मार्जिन ऐड होगी, जहां भी वैल्यू एडिशन होगा, वो सामान फाइनल नहीं है, वो सामान इंटरमीडिएट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऐड होना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कीप इट सिंपल। अभी क्या है, चलो कार वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। कार मैंने खरीदी, आपने खरीदी, अपने पर्सनल यूज के लिए फाइनल है, यूज हो रहा है फाइनल, लेकिन कौन सा वाला फाइनल होगा, कंज्यूमर। कार है, फाइनल है, यूज होगा, लेकिन बिजनेस पर्पज से फाइनल प्रोड्यूसर। कार एक शोरूम वाले ने खरीदी है रिटेल में बेचने के लिए, अपने शोरूम में खड़ा करेगा, कुछ मार्जिन उसमें ऐड करेगा, फिर बेचेगा। उसने मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से या डीलर से उठाई है कार अपने शोरूम के थ्रू बेचने के लिए, तो कार के केस में वही सेम कार उनके लिए क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट। अपने घर में आप शक्कर या चाय की पत्ती खरीद के लाते हो फॉर मेकिंग टी एट योर ओन हाउस फॉर योर ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। लेकिन सेम शुगर या सेम टी लीव्स अगर वो चाय वाला बंदा जो चाय बेच रहा है वो खरीद के ले जाता है, तो उसके लिए वही क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है वो। ठीक है, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसका चाय होगा। तो डिपेंड करता है कि आप जो सामान खरीद रहे हो ना, आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, और उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन होते हैं कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। फाइनल है तो कौन सा वाला फाइनल है, फाइनल प्रोड्यूसर है या फाइनल कंज्यूमर है। फाइनल कंज्यूमर में भी कौन सी वाली कैटेगरी में जा रहा है कि वो ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, इनकी वैल्यू भी हाई होती है, राइट। और एक लॉजिक और है कि इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में कैपिटल गुड्स या कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं। देश की बात करें तो देश में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन पे, सड़कें बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, हॉस्पिटल्स हैं, डैम्स हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं, जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाएंगे, फाइनल है। और कौन सा वाला फाइनल है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमेशा ड्यूरेबल नेचर के होते हैं।
जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक होता है और हाई वैल्यू के होते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन जो है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से गुड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। जितने भी इमटेरियल गुड्स होते हैं वो सर्विसेज में चले जाते हैं, जो मटेरियल गुड्स होते हैं फिजिकल में आ जाते हैं, फिजिकल गुड्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। पिछले डिस्कशन में हमने देखा कि गुड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल जब दिमाग में आती है तो कैपिटल का मतलब मैनमेड रिसोर्सेज से होता है, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो वो कोई भी मैनमेड रिसोर्स जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी जो कुछ नई चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, उसको आप कैपिटल बोल सकते हो। कैपिटल के कई सारे फॉर्म्स हैं। फिजिकल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जैसा कि हमने देखा। बट आपको एक लॉजिक में बता रहा हूं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि जब भी इकोनॉमिक्स में कैपिटल की बात होगी और मैं कैपिटल की बात आपसे करूंगा तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कैपिटल जो है यहां पर वो फिजिकल कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल से क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आपके सामने आएंगे, एक फ्लो का और एक स्टॉक का। फ्लो मतलब कि जो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इतने समय में, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो बाइक से, अगर आप 2 घंटे में जो है 50 किलोमीटर पहुंच रहे हो तो 1 घंटे में आप 25 किलोमीटर पहुंचे होगे, यानी वो फ्लो की बात है कि इतने देर में आप इतना दूर पहुंचे, इतनी डिस्टेंस आपने कवर की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें आपकी इनकम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम क्या है तो आप कैसे बताओगे? सर पर मंथ ये है, पर ईयर ये है, या पर क्वार्टर ये है। तो वो फ्लो की बात होती है, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, आज कितनी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब सिंपली आप उसको समझ सकते हो, जैसे कि मैं पूछूं आपके पास बैंक बैलेंस कितना है आज का, आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपके देश में कैपिटल कितनी है, कैपिटल एसेट्स कितनी है, आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब एक निश्चित बिंदु पर बात की जाती है, आज की डेट की हो सकती है, या मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई साल हो सकता है, तो वो बात करता है पॉइंट ऑफ टाइम की। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक का। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 दिन में, तब वहां पर बात होती है पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसके कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो काफी सारी चीजें आप पढ़ते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 1 साल में, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई आपकी 1 साल में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, इन्फ्लेशन कैसा था। जब भी मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर जो सेंस आ रहा है वो फ्लो का आ रहा है। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हुए। अब देखो है क्या चीजें। कैपिटल की जब भी मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखना बेटा, देखो कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल, जब भी आपके देश में कैपिटल की बात होती है तो ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक तरीके से दिखाता है। और जब भी कैपिटल को आप बढ़ाते हो, 1 साल में आपने जो एड ऑन किया है कैपिटल में, ठीक है, एड ऑन करना जरूरी होता है, नहीं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी नहीं। उसी को आप कहते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में यही डिफरेंस है। कैपिटल स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, फ्लो है। वो 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में आप उसको नापते हो कि कितने का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। तो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग। इन्वेस्टमेंट अपने आप में कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, न्यू एड ऑन टू द कैपिटल। ठीक है, जितना आप एड ऑन कर रहे हो उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट यहां पर कहते हैं। राइट, अब देखो रिलेट करते हैं कुछ चीजों को। कैपिटल हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल को आप फीचराइज अगर किया जाए, ठीक है, तो हमने कई सारे उसके फॉर्म्स देखे हैं, लेकिन यहां पर हम किस कैपिटल की बात करें, यहां पर फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल डायरेक्टली आपकी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है। और एनालिसिस के लिए हम फिजिकल कैपिटल को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने शेयर खरीदा रिलायंस का, जियो का, तो आपने एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है या फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। नो इशू, वो पैसा रिलायंस के पास जाएगा,
फिर वो उस पैसे का इस्तेमाल वो हर जगह करेंगे। हो सकता है मशीन बनाने में, मशीन खरीदने में करे, प्लांट लगाने में करे, बिल्डिंग बनाने में करे। प्लांट का मतलब फैक्ट्री यहां पर, तो इनडायरेक्ट वे में वो जा रहा है ना। लेकिन प्रोडक्शन अल्टीमेटली कौन कर रही है? वो फैक्ट्री, वो प्लांट, वो मशीनरी जो उन्होंने इंस्टॉल की है। तो हम इकोनॉमिक्स में एनालिसिस को आसान करने के लिए कैपिटल में हम फिजिकल कैपिटल की ज्यादातर हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? आई थिंक सो। डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कि डाउट्स आ रहा है, तो हम उस पर सेशन रख सकते हैं आगे फ्यूचर की क्लासेस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं देश में। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक होता है रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आप कहते हो, और दूसरा होता है आपका जो आप ऐड ऑन कर रहे हो, न्यू इन्वेस्टमेंट। तो एक होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है न्यू इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या न्यू इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैमरा यहाँ पर लगा है, जिसके थ्रू मेरे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये कैमरा हो सकता है कि एक दिन खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या चलते चलते रुक जाए, या एक टाइम के बाद इसका टाइम स्पैन पूरा हो जाए, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन रखना है, जिस लेवल पर है इस लेवल पर ही आपको अगर मेंटेन रखना है, ठीक है, तो आपके फंडामेंटली आपको एक चीज क्लियर करके रखनी चाहिए कि आप कुछ कैपिटल गुड्स बनाओगे जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज होंगे। इससे आपकी जो प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इसको बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाने के लिए यू नीड व्हाट? न्यू इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो जब आप न्यू इन्वेस्टमेंट कंट्री में करते हो तो इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। सो ऑन दिस बेसिस आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है यहां पर न्यू इन्वेस्टमेंट। होप सो द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, इस पर अगेन हम आएंगे, पहले कुछ फंडामेंटल्स क्लियर कर लें, फिर हम कैपिटल पे वापस आते हैं और आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्या है कि डियर अप्रोच अपना बहुत क्लियर रखना, बेसिक्स बहुत क्लियर रखना, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बरकरार रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ सकती हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या रटना है और क्या मुझे समझना है। ज़्यादा फोकस अगर आप समझने पे करोगे तो एक टाइम में आपका लेवल बहुत ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रेक्टाफिकेशन तो सब कर सकते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट समझना इज अनदर थिंग। तो चीज़ों को लॉजिक से रिलेट करोगे। ठीक है, देखो लॉजिक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं हर जगह। लेकिन बेटा लॉजिक से क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई या प्रूफ कर सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ सही ही होगी। डिपेंड करता है बात पे। जैसे कोर्ट में क्या है, दो वकील होंगे, एक अपना लॉजिक देगा, दूसरा अपना लॉजिक देगा। ठीक है, एक फॉर में होगा, एक अगेंस्ट में होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो, देखो प्रूफ तो दोनों चीजें हो रही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि चीजों की सत्यता क्या है। सत्यता के आधार पर ही आप देख सकते हो कि वो चीज सही है या नहीं है। तो लॉजिक से क्या है ना, लॉजिक से आपका काम आसान हो जाता है। आप जिसमें लॉजिक्स ढूंढोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। इस नाते मेरे हर क्लास में आप एक सेंटेंस मेरा हमेशा सुनता होगे, कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब ही यही है, पुटिंग द लॉजिक, गेटिंग द आंसर। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी क्या होती है तो आप क्या बताओगे? राइट, एक सिंपल सा सवाल है, इकोनॉमी होती क्या है? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं वो इकोनॉमी जनरेट करता है। कई सारी डेफिनेशंस हैं इसकी, जैसे कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अ सिस्टम प्रिवेलिंग ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। A system prevailing over a geographical area by which or through which people get their livelihood. लोग धन कमाते हैं, जिससे जुड़कर जिसके द्वारा लोग पैसे कमाते हैं। मैंने भी एक बुक लिखी है जो यूनिवर्सिटीज में चलती है। इकोनॉमी को मैंने कुछ यूं डिफाइन किया उसमें, बेसिकली अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स से भी कर सकते हो। ठीक है, there are various economic sectors
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, 5 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, राइट, फाइनेंशियल सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर. देयर आर 5 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. और इनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. और मैंने इसको क्या बोला, इट इज बेसिकली अ मार्केट. थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मैं टॉपिक पर से. देखो इकोनॉमी क्या है. जैसे मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में करोल बाग में हूं. अगर आप करोल बाग आते हो और आप यहाँ पर टहलो, घूमो और ऑब्जर्व करो चीज़ों को, तो आप देखोगे यहाँ का एक इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम बेस किस पर कर रहा है, यहाँ की कोचिंग इंडस्ट्रीज पे. कोचिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर, उस पर इकोसिस्टम पूरा बेस है करोल बाग का. यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर जूस कॉर्नर देखोगे, यहाँ पर टिफिन सेंटर देखोगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट देखोगे, यहाँ पर होटल्स डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स की नीड को कैटर करती हैं. यानी अगर आपको करोल बाग में आना है और कोई काम करना है तो इस इंडस्ट्री से जुड़ा ही काम करोगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज देयर इज अ इकोसिस्टम. और यही इकोसिस्टम करोल बाग में क्या है, फैला हुआ है. यानी करोल बाग इज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म, या बाय विच एंड थ्रू विच पीपल गेट देयर लिवलीहुड. या हर जगह क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज चल रहा है. मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट डेफिनेशन में हमने देखा कि इट इज बेसिकली अ मार्केट. मार्केट कब बनेगी, जब एक्सचेंज होगा. एक सिंपल सी चीज आपको बताते हैं, आप रिलेट कर पाओगे. कहानी है छोटी सी, सुन लो. 2 सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं. एक सिचुएशन में क्या है कि कोई मार्केट नहीं है, और एक सिचुएशन में मार्केट है. तो फर्स्ट सिचुएशन जब कोई मार्केट नहीं है, यानी आदमी को कोई भी चीज एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी उसकी पॉपुलेशन कम है. लॉजिक ये कहता है उसकी पॉपुलेशन कम है, उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो उसके सराउंडिंग एरिया से ही पूरी हो जा रही हैं. यानी उनकी सारी नीड्स को नेचर पूरा कर दे रहा है. और ऐसा हुआ भी. जब इंसान धरती पे आया, जब उसकी नीड्स बहुत कम थी, तो उसकी जितनी भी जरूरतें थी वो नेचर पूरी कर दे रहा था. उनको एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ी. खाना खाना है, शिकार कर लिया, फल खा लिए. कपड़े पहनने हैं, पत्ते लटका लिए. रहना है, गुफा में चले गए, कहीं शेल्टर ढूंढ लिया, ठीक है. दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मार्केट है. मार्केट कब हुई, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी. जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो मार्केट का जन्म हुआ, क्योंकि अब उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और अब उनको जो चीज़ें चाहिए वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वो नेचर से नहीं पूरी हो सकती हैं, या नेचर उनको पूरी करने में पूरा नहीं पड़ पा रहा है, या एट अ टाइम उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उनको मार्केट की ज़रूरत पड़ी. तो सबसे पहली जो इकोनॉमी का फॉर्म दुनिया में डेवलप होता है वो होता है गिफ्ट इकोनॉमी. गिफ्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इसमें क्विड प्रो क्यू, देयर इज अ लैटिन फ्रेज, क्विड प्रो क्यू नहीं होता है. क्विड प्रो क्यू इन इंग्लिश इट मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग फॉर समथिंग. क्विड प्रो क्यू, क्लियर. तो गिफ्ट इकोनॉमी में क्या होता है, उम्मीदों पर चलते हैं. जैसे अब आई डोंट नो कि आपके टाइम में ऐसा आपने देखा या ऑब्जर्व किया या हुआ होगा, मैं नहीं जानता. मेरे टाइम में मेरे गांव में काफ़ी चीज़ें नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी शहरों से, सड़क तक नहीं थी, वहाँ पर बिजली तक नहीं थी. ऐसे में गांव में अगर कोई चीज़, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कुछ भी ऐसा है, तो गांव वाले ही उसमें अपनी भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते थे. जिसके पास ज़्यादा बर्तन है वो बर्तन पहुंचा दे, जिसके पास खाट वाट है वो पहुंचा दे, जिसके पास कुछ नहीं है वो आपके घर आके काम कर देता था. कैटरिंग हाउसेस तो थे नहीं. 2 सवाल थे. पहला, गांव की इज्जत का सवाल है. दूसरा कि आज हम आपके लिए कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कल आप हमारे लिए करोगे. हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी लाइफ की पॉलिसी होती है कि जितना हो सके लाइफ फ्री में बीत जाए दोस्त, कुछ ना करना पड़े, ठीक है, पैसे ना देने पड़े, फ्री में बीत जाए. और आप पैसे खर्च करते हो इस उम्मीद में कि किसी दिन इस बंदे के अंदर का इंसान जागेगा और आपके लिए खर्च करेगा. ये समझ में है कि बात. तो थोड़ा सा देखोगे आप इसको. अब देखो इसमें है क्या दोस्त, कीप इट सिंपल. जब ये गिफ्ट इकोनॉमी बनती है तो गिफ्ट इकोनॉमी में क्या है कि एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन तुरंत नहीं हो रहा है. यानी नो क्विड प्रो क्यू, तुरंत एक्सचेंज नहीं हो रहा, फ्यूचर में हो रहा है, और फ्यूचर में उम्मीदों पर हो रहा है. शिकार करके, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने कबीलों में रहना शुरू किया,
तो एक कबीले को मान लो शिकार किया उसने और उसको शिकार मिल गया, हफ्ते भर का खाना मिल गया, दूसरे कबीले को नहीं मिला है, तो उसे शेयर कर देते थे कि कल को हो सकता है तुमने शिकार किया और हमारे पास नहीं रहा तो आप मेरी मदद कर दोगे। इन फ्यूचर देयर इज अ एक्सपेक्टेशन बट नॉट एन इमीडिएट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। बट फ्रॉम हियर जब उनकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती है तो अब उनको चीजें चाहिए थी, जरूरतें भी बढ़ गई, चीजें चाहिए और तुरंत चाहिए। अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते दोस्त, वो अपनी चीजों को टाल नहीं सकते। अब उनको जो चीजें चाहिए वो तुरंत उनको चाहिए। तो ऐसे में क्या किया गया कि अब जो है एक एक्सचेंज शुरू हुआ जिसमें आप कह सकते हो क्विड प्रो क्यू था। लेकिन ये जो एक्सचेंज था ना, ये होता किसमें था? सामान के बदले सामान का बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि चीजों के बदले चीजें बदली जाती हैं, बार्टर एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है, शक्कर के बदले दूध, दूध के बदले दही, दही के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले दाल, दाल के बदले बकरियां, मुर्गियां, अंडे, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सचेंज अब शुरू हुआ मार्केट में। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, यानी सब लोग उसको लेने को तैयार हो। तो प्रॉब्लम क्या आती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? यू मस्ट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग विच द अदर पार्टी इज डिमांडिंग। जैसे मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मान लेते बार्टर सिस्टम चल रहा है, मेरी रात में तबीयत खराब होती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर ने मुझे को देखा, दवाइयां दी, मैं ठीक हो गया। नाउ इट्स माई टर्न टू पे बैक समथिंग टू द डॉक्टर and doctor is not ready to accept that because I am a teacher, I can teach। और डॉक्टर खुद ही पढ़ा लिखा है, वो मेरे से क्या पढ़ेगा? तो ऐसे में क्या है ना कि सामने वाले को वो चीजें नहीं, अगर नहीं चाहिए जो आपके पास है, तो एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। यानी डिमांड और सप्लाई का मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का मैच करने के लिए आपको खोजना पड़ रहा है। आपके पास चावल है, आपको सब्जियां चाहिए, तो आप उस बंदे को खोजोगे जिसके पास सब्जियां हो और वो चावल के बदले देने को राजी हो, तब जाके डिमांड सप्लाई मैच होंगी। दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कहानी यहां से शुरू होती है। तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया ऐसी चीजों का जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल थी, और यहां पर एवोल्यूशन होता है फिर मनी का, जिसकी ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है। मनी जो कि ना पवित्र होती है ना अपवित्र होती है। मनी जो कि ना गंदी होती है ना अच्छी होती है। इन सब से परे है वो। 5 रुपए का सिक्का अगर आपको सड़क पर दिख जाएगा, सो विदाउट हेजिटेटिंग आप ट्राई करोगे उठाने की। तो मेरा कहने का मतलब है, मनी जो होती है वाइडली एक्सेप्टेबल होती है। कहीं भी हो आप एक्सेप्ट कर लोगे, किसी का भी एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, उसकी कोई जाति, धर्म, कुछ भी ऐसा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डिफाइन करती है उसकी अवेलेबिलिटी और उसका यूज। जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो डॉलर की भाई डिमांड ज्यादा है, हार्ड करेंसी है दुनिया की। किसी भी दुनिया में किसी भी को डॉलर दो के सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 75% ज्यादा व्यापार जो है दुनिया के वो किस में होता है? डॉलर्स में होता है। तो अब आती है मनी। ठीक है, एवोल्यूशन में जब मनी आती है तो एक नई इकोनॉमी आपके यहाँ जनरेट होती है। जैसे आप गिफ्ट इकोनॉमी में थे, गिफ्ट से आप आए बार्टर इकोनॉमी में, बार्टर से अब नई इकोनॉमी आपके पास आ रही है, मॉनेटरी इकोनॉमी, जिसमें आज और हम आप चल रहे हैं। फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं। इतनी कहानी बताने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है डियर, कि हर जगह आप क्या देख रहे हो, एक कॉमन सी चीज़। जब इकोनॉमी की बात हुई है, जब मार्केट की बात हुई, कॉमन सी चीज़ आप देख रहे हो, देयर इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब बिना एक्सचेंज की कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, मार्केट का होना पॉसिबल नहीं है। यानी इकोनॉमी है तो मार्केट है, मार्केट है तो एक्सचेंज है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो जाती है? एक्सचेंज। जैसे मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो प्रोडक्शन, कंजम्पशन। एक बंदा प्रोड्यूस करता है, दूसरा बंदा कंज्यूम करता है, दोनों बीच में क्या होता है? एक्सचेंज। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज।
कुछ और भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। टोटल 5 होते हैं: इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कोई काम करना है, आपको चाहिए पैसे, इन्वेस्टमेंट, पैसे आ गए, अब आप प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्शन करोगे तो खुद के लिए भी करोगे और बेचने के लिए भी करोगे, तो अब जरूरत किसकी पड़ेगी? एक्सचेंज की। एक्सचेंज करोगे यानी पैसे आएंगे तो जिनका जितना हिस्सा है लेबर वगैरह का, सबका हिस्सा यहाँ पर दे दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और लास्ट एंड द मोस्ट बट नॉट लीस्ट, कंजम्पशन। कंजम्पशन के बिना ये पूरा सर्कल, ये साइकिल पूरा ही नहीं होगा। यानी बेटा अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो देन यू आर ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ना तो मैंने शुरू में कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती हैं? प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन से शुरू, कंजम्पशन पे खत्म। लेकिन अगर कंजम्पशन ना हो, अगर आप चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दो तो चीज़ें बिकेंगी नहीं तो आप बनाओगे नहीं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो देश में रोजगार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। सो कंजम्पशन बहुत